नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक समाचार आया कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो जाट सम्मेलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले गुर्जर सम्मेलन कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जो है वो निषाद सम्मेलन कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है और साथ ही साथ ये दम्भ भरती है कि यानी हम जातवाद के खिलाफ हैं और मोदी जी जो ने जो जातपात को तोड़ा है तो ऐसे तो ये तोड़ने वाले हैं। इनका पाखंड देखिए भारतीय जनता पार्टी वालों का कि अलग से ये निषाद सम्मेलन करेंगे, अलग से ये जो है वो गुर्जर सम्मेलन करेंगे, अलग से ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, अलग से जाट सम्मेलन करेंगे और फिर बोलेंगे कि जातिवाद तो दूसरे करते हैं और हम तो जो है जातिवाद को तोड़ते हैं। इस तरह के ये पाखंडी हैं और शायद गुर्जर सम्मेलन जब किए थे तो कुछ लोगों में झगड़ा हो गया कि यानी जो राजा भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार थे। समस्या यही है कि जब तक लोगों को एहसास नहीं कराया जाएगा कि आप सभी भारतीय हैं और जितनी भी ऐतिहासिक विभूतियां हैं, चाहे वो राजा भोज हों, चाहे शेरशाह सूरी हों, चाहे अकबर हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे शिवाजी हों और भी इस तरह से जो है ये हमारे भारतीय ये सभी भारतीय यानी विभूतियां हैं। लेकिन इन समूहों ने इतना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का मस्तिष्क और दृष्टिकोण प्रदूषित कर दिया है कि अभी भी हालांकि भारतीय आवाम ताकत दल आज 2.5 साल से और लगभग 885 और ये बन जाएगा 886 एपिसोडों के और हर एपिसोड जो है 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा के अंतराल का होता है, के ड्यूरेशन का होता है। ये यानी भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश बराबर कर रहा है और करता रहेगा जब तक कि ये लक्ष्य
जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तो जो हमारी ये ऐतिहासिक विभूतियां हैं, चाहे वो हमारे राजा भोज हों या गुर्जर प्रतिहार के हों, चाहे हमारे शेष आसूरी हों, अकबर हों और शाहजहां हों और महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हों और भी, इनको इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम भी उसको इसी दृष्टिकोण से देखती कि हमारे ये भारतीय विभूतियां हैं और हम भी भारतीय हैं। तो इस तरह का कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि ये जितनी राजनीतिक पार्टियां इस समय हैं वो भारतीय एकता को तोड़ने में दिन रात वो लगी हुई हैं और जो दम भरती हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवाद को ले चलते हैं और राष्ट्रवाद का झंडा लेके दौड़ते हैं, उस पर दम भी भरते हैं, वो कितने घटिया किस्म के ये जातिवादी हैं। और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम को आज तक नहीं वो कह पाए कि नहीं भाई, आप सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। इसलिए माहौल और वातावरण जो है भारतीयता का होना चाहिए और उसी माहौल में आचार व्यवहार किया जाना चाहिए। ये बात जो है वो कभी नहीं सिखाते। इसलिए इस तरह के विवाद, इस तरह के झगड़े, इस तरह के तनाव को जन्म देना ये हमेशा ये चाहते हैं, ये इनकी मंशा है और ये इनकी फितरत है। आदरणीय श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, आप याद करिए और देश भी याद करे और देश को भी भूलना नहीं चाहिए कि जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताएं और बहनें, मतलब कि इस तबके के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताओं और बहनों को ये देश विरोधी ताकतें, वामदल, जीएनपीसी इत्यादि जो है उनके मासूम विचारों को प्रदूषित करके और उनके दिमाग में जहर भर करके वो शाहीन बाग, जो कि दिल्ली में ट्रैफिक के लिहाज से बहुत एक मार्मिक वो रास्ता है, वहीं पर उनको बिठा करके हमारे उन्हीं आदरणीय माताओं और बहनों के कंधों पर ये देश विरोधी ताकतें जो है अपने स्वार्थ की बंदूक चलाने की साजिश कर रहे थे। तो ये अमित शाह महोदय, आपको भूलना नहीं चाहिए और देश को भी याद है और देश भी भूलेगा नहीं कि आप उन यानी भ्रमित किए हुए उनके मासूम जो है दिलो दिमाग में देश विरोधी ताकतों के द्वारा जहर भर करके उनके स्वार्थी साजिश का शिकार बन रही थी, जो उनके कंधे पर अपने निहित स्वार्थ का बंदूक जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपका या आपके पार्टी का जो आपके पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों का या आपका भी फर्ज बनता था
कि आप उनके पास जाएं और उनके भ्रम को दूर करें, उनके मन में जो जहर भरा है उसको भी दूर करें। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपने किया क्या? आपने कहा कि इनको दूर से ही करंट लगाइए। तो ये आपका चरित्र है और ये भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और आप जो है फिर दोबारा जो है एक जातिगत, और आप जो है वो केंद्रीय मंत्री होते हुए भी, पूरे देश के मंत्री होते हुए भी एक जातिगत जो है वो सम्मेलन आप कर रहे हैं और जातिवाद का जहर जो है आप जो है वो हमारे समाज में फैला रहे हैं। और देखिए इस भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा तो देखिए, इसने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सप्रेस वे बनाया, रोड बनाया और भी तमाम काम किए हैं। अब वो सब काम बैकग्राउंड में चला गया, पीछे चला गया। अब जो है ये ध्रुवीकरण सिर्फ जिन्ना और जो है वो भाईजान, अब्बाजान, इन्हीं बातों का इनको सहारा रह गया है। यानी जो हमारे समाज की जो गंदगी है उसी में ये अपना वोट देखते हैं। तो ये यानी ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है कि अब जो है इनके काम पीछे रह गए। अब जो है सिर्फ जिन्ना है और जो है पाकिस्तान पर कोई बोल दिया तो उन्हीं बातों का को स्टर करना है, उन्हीं बातों का मंथन और ध्रुवीकरण। अब तमाम टीवी चैनलों पर बस यही हो रहा है कि हिंदू लोग जो है वो बीजेपी को वोट देंगे, बाकी मुस्लिम लोग बढ़ जाएंगे। बताइए, इतने खतरनाक लोग जो है वो हमारे वो गृह मंत्री बने हुए हैं और उन्हीं के नेता जो है मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो कि इस तरह के जातिवाद के जहर को फैलाते हैं और ऊपर से कहते भी, ऊपर से दम भी भरते हैं कि भाई मोदी जी जो है, मोदी जी ने जातिवाद तोड़ दिया और जातिवाद से ऊपर उठ करके जो है वो लोग मोदी जी या बीजेपी को लोग वोट करते हैं। ये सब बिल्कुल पाखंड, झूठा और छलावा है। सामने इनकी फितरत देख लीजिए। जहां एक और घोर जातिवादी समाजवादी पार्टी, घोर जातिवादी जीएनपीसी या कांग्रेस, घोर जातिवादी जो है ये बहुजन समाज पार्टी, उसी के आसपास इनका भी जातिवाद है। लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे को लेकिन ये सब जातिवाद करते भी हैं और दूसरे को बोलते हैं कि यानी वो जातिवाद कर रहा है। इन सबों की फितरत यह है। कोई जीएनपीसी यानी कांग्रेस का माने उसका कोई नेता या इस टाइप से वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कहा था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई, इससे जो है देश फिर से गुलाम हो गया। अब इस तरह के कुतर्कों का तो कोई मन नहीं बनता है, लेकिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या वो नेहरू नहीं वो करवाई थी, लेकिन रूसी शासकों से मिलकर के रूस या साइबेरिया के जंगलों में बने हुए जो जेलों में, और वो भी निर्मम यातनाओं के साथ। ये झूठ मूठ की पहेली सब ये बनाए हुए हैं। और
किसी भी, देखिए ये आज तक सब जांच तक नहीं कराए, बल्कि ये जो झूठी कहानी, हालांकि ये विषय थोड़ा सा भटक जाएगा, लेकिन संक्षेप में, चूंकि ये नेहरू ने इतनी बड़ी साजिश करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साजिशन इनकी हत्या करवाया था, तो लोगों का इस साजिश की ओर ध्यान न जाए, कोई शक न करे, तो इसने जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक झूठी रचित कहानी बनवाई। वो जो है कहानी बनवाई विमान दुर्घटना वाली कि उनका विमान जो है ताइवान के आसपास, जो वो विमान जो कि जापान से आ रहा था, और जो है और ताइवान के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसी दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की ये कहानी बनवाया, और उस कहानी पर जो है उस पर जो है यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए जो है उस पर ठप्पा लगवाया, और उसकी बेटी ने भी, जो गद्दार थी वो इंदिरा गांधी, उसने भी जो है वो खोसला साहब थे, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और उसके द्वारा भी वो ठप्पा वो लगवाई। हालांकि अब ऐसी भी खबरें हैं कि वो खोसला कमीशन के आगे जो है कोई वो INA के एक जो है वो मेडिकल डॉक्टर थे, कर्नल रामाराव, तो वो साक्षात जो है वो गवाह बन सकते थे कि भाई कि उनकी मृत्यु जो है वो उनकी मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। तो खोसला कमीशन के आगे और चूंकि मैंने डॉक्टर कर्नल रामाराव जो है ये मतलब ये नेहरू को पता लग गया था कि डॉक्टर कर्नल रामाराव एक जब मजबूत गवाह हो सकते हैं, इस बात के साक्ष्य बन सकते हैं कि वो बता सकें कि नेताजी की मृत्यु जो है मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, तो जो कि वो वियतनाम वो चले भी गए थे, और वियतनाम के जरिए जो है वो फिर मुल्तान से जो है वो मैंने और मुल्तान की जेल में रहे, और फिर 8 वर्ष शायद, और 8 वर्ष की जेल के बाद जब वो वहाँ से छूट करके जब जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते जो ही वो भारत की सीमा में प्रवेश किया, उन्होंने यानी डॉक्टर कर्नल वो रामाराव, और चूंकि ये मेडिकल असिस्टेंट थे इनके, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो मेडिकल असिस्टेंट थे वो। तो जो ही वो भारत की सीमा में वो प्रवेश किए, और चूंकि नेहरू बराबर यानी उनकी जो है खोज खबर था लेता, तो प्रवेश करते ही जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया, और इस आरोप के साथ कि उन्होंने एक साइकिल की चोरी की है। हालांकि कितनी वो जो हास्यास्पद बात है, लेकिन साइकिल की चोरी के इल्जाम में उनको अरेस्ट किया गया, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जेलों में उनको रखा गया, उनको यातनाएं दी गई। और इसके बाद जो खोसला कमीशन जो कि 1971 में जब ये इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो खोसला कमीशन के आगे जो है वो जो पेश हुए, तो उन्होंने बोला कि साहब बिल्कुल ये बात है, तो उन्होंने कहा कोई प्रमाण, तो बोले कि ये प्रमाण जो है जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस देश का, जो है उसको यानी
उसको उसी के पास जो है सौंपवा दिया गया। और तो बोले तो जब वो खोसला कमीशन ने से पूछा कि भाई वो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इससे अधिक अपनी दुर्दशा नहीं करवाना चाहता है। उस कर्नल डॉक्टर को बेड़ियों में लाया गया उनके सामने। तो उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि मैं इससे अधिक अपनी दुर्दशा नहीं करवाना चाहता, ये बोल करके। तो किस तरह से यानी चीजों को मैनिपुलेट करके, तिकड़म करके। इसके पहले जो नेहरू ने जो है जो रिटायर्ड जज जो थे शाहनवाज, उनकी अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो थी, तो सिर्फ जो है कोई साक्ष्य नहीं, ओरल एविडेंस यानी कथन पर, यानी झूठी बातों को मैंने लेकर के उसका आधार बना करके बस वो उसी झूठी कहानी पर जो है ठप्पा जो है उनसे लगवाया कि नेताजी की मृत्यु जो है वो विमान दुर्घटना में हुई थी, ताकि देश यही जाने। तो इस प्रकार दूसरी बात भी जो है वो मैनिपुलेट करके जो है फिर उसी यानी विमान दुर्घटना में ही जो है विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई थी, इसी झूठी कहानी पर जो है वो खोसला कमीशन 1971 में ठप्पा इसने लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के दौरान जब माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर जो है तीसरा कमीशन, जो कि रिटायर्ड जस्टिस मुखर्जी की अध्यक्षता में वो कमीशन बना, तो उस कमीशन ने जो साक्ष्य इकट्ठा किया, और वो एक जो है कपिल कुमार है इसमें इग्नू में जो है इतिहास यानी वो इतिहास विभाग का जो रिसर्च यानी शोध संस्थान है इग्नू का। इग्नू मैंने वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। तो इग्नू के जो है जो इतिहास के शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं वो कपिल कुमार, और आजकल जो है वो सुभाष चंद्र बोस पर काफी साक्ष्य इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो बता रहे थे कि वो भी जो है मुखर्जी कमीशन के आगे जो है अपना बयान दर्ज जो है बयान दर्ज कराने के लिए गए थे, और बहुत लंबी लाइन थी, और उनका जो है लाइन में जो है 50वां था नंबर, 48वें नंबर पर थे प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी इतना घबराए हुए थे कि वो क्या बोले जो उनके सामने। ये सब मॉरली इतना माने नैतिक रूप से इतना डाउन रहते हैं कि जब इस तरह की कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने पेश होना होता है, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो और चाहे राहुल के ऊपर भी कमीशन बिठाई इंक्वायरी का तमाम गद्दारियों का, तो इसकी हालत जो है खराब हो जाएगी। तो प्रणब मुखर्जी महोदय जो है, जो कि विदेश मंत्री रह चुके थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, उनकी हालत खराब थी, इसलिए कि मन में चोर रहता है। तो इस तरह की वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के आगे जो है वो घबराते ही हैं। इसी से जेएनपीसी का चरित्र जो है वो मालूम पड़ता है। तो खैर, तो उस मुखर्जी कमीशन ने मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, और जो है और ऐसा कोई और उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कोई विमान दुर्घटना हुई नहीं थी। तो थोड़ा बहुत देश को मालूम हुआ, पेपर में निकला,
लेकिन जब तक वो अपनी रिपोर्ट बनाते तब तक जो है एनडीए सरकार जा चुकी थी और यूपीए की सरकार आ चुकी थी और यूपीए सरकार ने मुखर्जी कमीशन के उस रिपोर्ट को जो रिपोर्ट कहता था कि जो है नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, यह कहानी झूठी है। उस रिपोर्ट को जो है यूपीए की सरकार ने जो है उसको खारिज कर दिया। वो उस रिपोर्ट को यूपीए की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। जब किसी एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा कि भाई उस रिपोर्ट का क्या हुआ, तो उसमें जो है विदेश राज्य मंत्री था वो पृथ्वीराज चौहान, वहाँ का है नेता महाराष्ट्र का। तो विदेश राज्य मंत्री, हालांकि जो है वो प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से भी वो पत्र जो है जारी हुआ था। तो कितनी बेहयाई से जवाब दिया वो पृथ्वीराज चौहान विदेश राज्य मंत्री की क्षमता में। वो कहा कि यूपीए सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को इसलिए खारिज किया कि वह पिछली दो रिपोर्टों से मेल नहीं खाते हैं। कितनी बेहयाई बताइए। तो ये माने ये रिपोर्ट को उसको मैनिपुलेट करना, तिकड़म करना, उसको मुंह मोड़ देना, उसको कंट्राइव करना, ये इनकी फितरत है जेएनपीसी वालों का। और देश के गद्दार तो है ही। तो जितने भी खोज करने वाले हैं, वो जितने भी इसमें लोग खोज कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में, सीधा सा फंडा है, सीधा सा ये मौलिक है कि भाई इस पूरे कांड का लाभार्थी कौन है? लाभार्थी वही था, गद्दार या ऐतिहासिक गद्दार, इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू। सीधी सी बात है। तो उस पर शोध करने के बजाय तमाम इधर उधर जो है वो भटकाने वाली बात। और उधर लोगों का ध्यान न जाए। एक कहानी और जो है वो रची गई, गुमनामी बाबा यहाँ अयोध्या वाले। ये सब जो है कहानियां जो है सिर्फ इसलिए वो रची गई हैं। और कहानी रचने में और जो है झूठी कहानी खड़ी करने में ये जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस, ये बहुत ही माहिर और सिद्धहस्त है, एक्सपर्ट। तो इन बातों पर वो न करके सीधा हिसाब है कि इसी ने जो है रूसी शासकों से मिल करके जो है वो रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में बने हुए जेल में हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्मम यातनाओं के साथ हत्या इसने करवाई। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और इससे भी प्रमाणित होता है कि उस हत्या कराने के बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू नेताजी के परिवार पर बराबर जासूसी करवाता रहा जब तक कि वो जिंदा रहा। जासूसी सिर्फ परिवार पर ही नहीं, लोग यानी कौन लोग उनसे मिलने जाते हैं, कौन लोग चिट्ठियां उनको लिखते हैं, चिट्ठियों को खोलकर देखना, मतलब कि कोई सुराग न बचे और कोई जाने नहीं कि इतनी बड़ी साजिश वो किया था। तो उनके परिवार पर जासूसी कराने का वो साफ अपने आप में साफ वो ये जो प्रमाण है कि इसी जवाहरलाल नेहरू ने, अच्छा, और यहाँ तक दो लोगों ने साक्ष्य वो जुटा लिया है कि नेताजी की मृत्यु जो है वो विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि वो रूस गए थे। रूस के बाद कोई साक्ष्य इनको, लिखित साक्ष्य इनको वो मिल नहीं रहा है।
और वैसे भी रूस जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और वो कैसे आपको वो बताएगा। और चूंकि इल्जाम भी उसी पर लगता, तो कैसे वो मिल सकता है। लेकिन सीधा सा फंडा है कि जो इस पूरी साजिश का जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, उसके आधार पर यदि जांच होती तो आराम से अपने आप जो है सिद्ध हो जाता कि जो है इनकी हत्या जो है इनकी हत्या कराने वाला सिर्फ और सिर्फ जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही था, जिसने कि उनकी हत्या के बाद उनके परिवार पर और उनके परिवार से मिलने वालों पर भी, और उनको पत्र लिखने वालों पर भी जो है बराबर जासूसी और नजर वो रखवाता था। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, इस संबंध में एक बात और वो बताना जरूरी है। कोई जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस का कोई नेता भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को धमकी दे रहा था, और धमकी भरे लहजे में कह रहा था कि यूट्यूब वाले सर जो है अब जो है वो नेहरू को मोहनदास करमचंद गांधी को, इंदिरा को और राजीव गांधी को गद्दार वगैरह मत कहें, और यदि अब कहते हैं तो हम देख लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की वो धमकी दे रहा था। और धमकी देना तो इनकी फितरत है। इनकी धमकियों से भारतीय अवाम ताकत दल या मैं वो डरने का कोई सवाल नहीं, बल्कि वो भी जान लें कि वो गद्दार है तो गद्दार हैं। उनकी गद्दारी को इस जीएनपीसी वालों ने छिपाया हुआ था। अब जो है अवाम की अपनी जो भारतीय अवाम है उसके सामने ये रखा जा रहा है, और देश का फर्ज होता है और हमारे जैसे लोगों का भी फर्ज होता है, अब पूरी अवाम का भी फर्ज होता है कि देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है उसकी पूरी जानकारी जो है उनको मिले। तो मैं वही छोटी सी जिम्मेदारी मैं वो निभा रहा हूँ कि अपने मुल्क अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ जिन्होंने जो है वो आज़ादी की लड़ाई के नाम पर और विजनरी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर जो गद्दारियां की 47 के पहले भी 47 के बाद भी, तो देश को और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को जानने का पूरा हक है, और वो हक मैं अपने आदरणीय भारतीय अवाम को मैं दिला के रहूंगा। और जो है इस धरती पर कोई ताकत नहीं है कि जो कि मुझे इस फर्ज से, इस कर्तव्य से जो है वो च्युत कर सके, अलग कर सके। तो ये सभी लोग सभी संबंधित लोग इसको जान लें। तो अब जो है लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो इसने मरवाया था, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि वाकई में मारे गए कि नहीं मारे गए। तो उनका खौफ जो है बराबर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में हमेशा वो चलता था। तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन से मिलकर के एक दस्तावेज तैयार करवाया, और उस दस्तावेज में हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित किया गया। उस दस्तावेज में कौन दस्तावेज? ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और जो है माउंटबेटन ने मिलकर बनाया, और उसमें जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त, शिरोमणि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक घोषित किया गया और भारत सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत में कभी भी यदि पाए जाए तो उनको पकड़ करके इंग्लैंड के हवाले करना है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी गद्दारी, यानी जो सुभाष चंद्र बोस जी हमारे दिलों पर राज करते हैं, देशभक्ति और शहादत कुर्बानी, राष्ट्रभक्ति के मायने में हमारे सबसे ऊंचे आदर्श हैं, उसके साथ ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, अब सब कहते हैं कि इनको गद्दार ने कहा जाए। इससे बड़ा गद्दार कौन होगा कि जो इनको जो है अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित कराने वाला दस्तावेज वो उस समय के मैंने 47 के आसपास जो गवर्नर जनरल थे उनसे मिलकर के वो जो है दस्तावेज जो है तैयार करवाया और जिसमें कि भारत सरकार को जिम्मेदारी दी गई थी कि यदि वो भारत में कभी पाए जाए तो उनको पकड़ करके ब्रिटेन के हवाले करना है। तो हमारे देश के लोग और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम खुद फैसला करें कि इस जवाहरलाल नेहरू से बढ़ करके कौन गद्दार होगा और देश उसको जाने। खैर और इसकी गद्दारी की कहानियां बहुत सारी हैं, यानी मैंने इस जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों की कई लंबी फहरिस्तें हैं। अब हम क्या बताएं वो जो है 100 वर्षों से अधिक आजादी के संघर्ष के बाद जो है वो अंग्रेज भागे, गुलामी गई, लेकिन फिर जो है बगैर कैबिनेट से पूछे इसने राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है वो बनवा दिया भारत को, यानी एक इनडायरेक्ट अपरोक्ष जो है वो गुलामी जो है वो फिर ला दिया इसने। और किसके कहने पर जो है वही जो था गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अच्छा, जब ये दो डोमिनियन स्टेटस में देखिए, डोमिनियन स्टेटस जो है पाकिस्तान भी बना और डोमिनियन स्टेटस जो है वो भारत भी बना, आजादी नहीं मिली। तो पाकिस्तान में तो जिन्ना जो है खुद वो पाकिस्तान में जिन्ना खुद जो वो गवर्नर जनरल बन गया, लेकिन भारत में ये फिर उसी दुश्मन ब्रिटेन से मिलकर के, अंग्रेजों से मिलकर के, अंग्रेज माउंटबेटन को ही जो है वो गवर्नर जनरल को वो बनवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। ये देखिए गद्दारी, मतलब कि अंग्रेजों की जाने के बाद भी ये हर तरह से इस देश पर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी थोपी। इसको भी देशवासी इसको जाने कि जहां एक और जो है वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल वो खुद बने जिन्ना साहब, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू यानी दुश्मन ब्रिटेन से मिलकर के फिर एक अंग्रेज को ही गवर्नर जनरल वो बनवाए, इसी को माउंटबेटन को। और उसी माउंटबेटन ने पहला काम किया, आदेश दिया कि भारत को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनवाने के लिए। कॉमनवेल्थ का सदस्य मतलब कि इनडायरेक्टली, इसलिए कि उसका एक्स ऑफिशियो यानी बाय वर्चू ऑफ ऑफिस या पदेन जो है वो जो इंग्लैंड का जो किंग या क्वीन, इंग्लैंड का यानी महाराजा या महारानी ही जो है वो कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष होती है या होता है, जो भी है। तो वो भी एक अपरोक्ष रूप से गुलामी। बताइए, 100 वर्षों के आज़ादी के संघर्ष बने, जिसमें कि हमारे जो है यानी मैंने
सुभाष चंद्र बोस जैसे, शहीद आजम भगत सिंह जैसे, अशफाक उल्लाह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के बाद जो 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 अंग्रेज यहाँ से भागे और गुलामी गई, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू फिर से वो थोपता गया वो गुलामी, यानी माउंटबेटन को बनवाया। और सेना का अध्यक्ष भी जो है वो अंग्रेज रहा। यानी हमारे अभी भी शायद नौसेना में अभी भी यूनियन जैक झंडा वहां का है, इंग्लैंड का, अभी भी चलता है। झंडे को लेकर के भी जो है यूनियन जैक और देश जाने, और देश को जाना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद सन 47 में जो अंग्रेज गए, उसके 21 साल तक वो अंग्रेज का जो है वो बिठा के गए थे, जो है अपना जो खुफिया एजेंसी है रा तो खैर बाद में बना आईबी के ऊपर, सिर्फ यही जासूसी कराने के लिए कि कहीं नेताजी यानी तो नहीं, कब तक जो है 1968 तक। और जब बहुत हो हल्ला हुआ, तब जाकर के जो वो अंग्रेज जो है वो आईबी के ऊपर जो बैठा था वो हटा। तो किस तरह से ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार जेएनपीसी इस देश को हर वक्त जो है वो गुलाम बनाई हैं, ये तथ्य, ये हकीकत जो है हमारे देश को जाना चाहिए। और वो इंदिरा को बोलते हैं ना कि ये सब बोलते हैं ना कि वो कांग्रेसी चमचे बोलते हैं, जेएनपीसी वाले चमचे बोलते हैं कि 71 का युद्ध जो है वो पाकिस्तान के दो टुकड़े। लेकिन उस गद्दार इंदिरा गांधी ने क्या गद्दारी की है, यह भी देश को जानना चाहिए। शिमला समझौता करके हमारी सेना ने पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों को बंदी बनाया, इसलिए बनाया कि पंजाब, और ये पूरे विश्व के युद्ध के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की 95,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण, सरेंडर को करवाया, यानी बेमिसाल घटना हुई। तो ये गद्दार इंदिरा गांधी ने 95,000 माने पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को वो छोड़ दिया। इसने तमाम इस तरह के जानकार बताते हैं कि ये बहुत आराम से जो मैंने मतलब कि 95,000 पाकिस्तान के 95,000 युद्ध बंदियों के बदले जो है आराम से जो है पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके को जो है वो ले सकती थी। पीओके का मामला हमेशा के लिए जो है वो साल या उसका हल जो है वो निकल सकता था, भारत को वो मिल सकता था। लेकिन इस गद्दार इंदिरा गांधी ने ऐसे ही छोड़ दिया उसको। और भारत के जो युद्धबंदी थे पाकिस्तान के कब्जे में जो 5 या 6 हजार जो है उसको इसने छोड़ दिया, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। और ये सब जो है शिमला समझौते के तहत। और यही नहीं, कितनी कुर्बानी और शहादत देकर के हमारी भारतीय सेना जो है लाहौर तक और कराची तक पाकिस्तान की जमीन जीती थी, उसको भी इसने इस गद्दार इंदिरा गांधी ने वापस कर दिया शिमला समझौते के तहत। इतनी बड़ी थी गद्दार हो, उसको ये कांग्रेसी चमचे, जेएनपीसी के चमचे बोलते हैं पाकिस्तान के दो टुकड़े। और इससे भी बड़ी बात कि जब वो माने ये पूर्वी पाकिस्तान के अधिकार से या उसके क्षेत्र से, उसके कब्जे से बाहर हो गया और हमारी सेना ने जो है उसको आज़ाद करा दिया।
तो पूर्वी पाकिस्तान के नेता जो है वो के नेता मुजीबुर रहमान ने कहा कि हम अलग देश नहीं चाहते हैं, हम जो है भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये गद्दार इंदिरा गांधी जो है वो पूरी पाकिस्तान को भारत में इस गद्दार इंदिरा गांधी ने मिलने नहीं दिया। तो हमेशा ये सब गद्दार हैं और उसी की झूठी महिमा मंडन ये करवाते हैं सब। और यही नहीं और ये भी जानना जरूरी है कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आखिर ये मोदी महोदय, कुछ लोग पूछते हैं कि ये मोदी महोदय जेएनपीसी जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी गद्दार भी है, अभिशाप भी है, उसको ये मोदी महोदय क्यों बचाते हैं? तुम्हारे भाई ये इन समूहों के खून में है। हर वक्त जो है ये बचाते रहे हैं। अभी मैंने जो बताया है कि इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के तहत जो है कितनी बड़ी गद्दारियां की हैं जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ। उसी को ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो दुर्गा बोलता है। देखिए ना, सारी गद्दारियों पर जो है ये जेएनपीसी वाले, ये बीजेपी वाले जो है हमेशा जो है वो हमेशा जेएनपीसी के गद्दारों को बचाते रहे हैं, समर्थन वो करते रहे हैं। सन 84 में जब ये राजीव गांधी ने हमारे 6000 सिखों को मरवाया, तो उस राजीव गांधी को जितवाने में आरएसएस वालों ने भूमिका निभाई थी। आरएसएस वालों ने इस राजीव गांधी को पूरा समर्थन दिया था और बीजेपी वालों ने भी जो है वो दिया समर्थन। यहाँ तक कि यानी सन 84 के चुनाव में ये वाजपेयी महोदय यानी खुद हार गए थे। तो इस कदर के हैं ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले हमेशा से इन गद्दारों को बचाते रहे हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। देखिए ये जो गद्दारी जो है आरएसएस वालों की, बीजेपी वालों की देश के इतने खूंखार जो है वो गद्दारों का समर्थन करते रहे और बचाते रहे हैं, सिर्फ इन्हीं का नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी तमाम जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं, जितने भी पढ़े लिखो, एक ने भी जो है नेहरू की गद्दारी, इंदिरा गांधी की गद्दारी, राजीव गांधी की गद्दारी, मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी वो कहा नहीं है। बल्कि सन 47 के पहले तमाम थे लोग जो खान अब्दुल गफ्फार खान, हालांकि उनको बाद में समझ में आया। गांधी की फितरत, नेहरू की फितरत वो जानते थे, इसलिए जो है ऐसी फितरत को देश हित में कभी भी पनपने मत दीजिए ना। लेकिन जो खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी जो कार समिति में जो रो पड़े थे कि जो ये गांधी जो है इसे गांधी जो है कांग्रेस की कार्य समिति से जो प्रस्ताव पास करा देश को बांटने वाला, तो उसमें वो रो पड़े। लेकिन गांधी कितना चतुर था, कितना धूर्त था और कितना देश विरोधी था, भारत विरोधी था, ये चरित्र वो जानते होंगे। तो ऐसे का गांधी अपने आप नहीं बना भाई। गांधी के साथ जो है वो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और अम्बेडकर तो कभी कभी विरोध भी करते थे। और जेबी कृपलानी ये सब जो है मैंने इनके कारण जो है उसका मन बढ़ा। तो मैंने वो भी एक महान नेता हैं थे जो खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन नेतृत्व ये कहता है कि जो है शुरू में जब भी इसकी हरकत हो, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उसको लताड़ने की आवश्यकता है। जैसे कि लाला लाजपत राय ने देखा कि जो
यानी वो हमारा जो है 1919 से लेकर के 1922 वाला जो असहयोग आंदोलन था, और यदि उसी को आगे, उसी असहयोग आंदोलन को यदि आगे बढ़ाया गया होता और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसको बंद न किया होता, तो उसी वक्त जो है हमको आपको आज़ादी मिल गई होती। लेकिन इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किसी के बहाने जो है वो चोरी कांड के बहाने जो है इसे बंद करा दिया। तो उसमें भी जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने बहुत जो है वो लताड़ा इस गांधी को, डरे नहीं वो। तो इसकी आवश्यकता थी। अब जो है इसका मन बढ़ाते बढ़ाते इतना हो गया कि वो बगैर कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रहे ही पूरी कांग्रेस को ये कंट्रोल करता था मोहनदास करमचंद गांधी। और उसी के बूते जो है उस जवाहरलाल नेहरू को जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, उसको जो है वो सत्ता दिलाया, देश का प्रधानमंत्री बनवाया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। देश को नहीं वो यहाँ एक और हर वक्त जो है अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाना चाहिए। इन गद्दारों की गद्दारी को भी साथ साथ, खास करके मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी भी गद्दारियों को देश हमेशा याद करे। ये मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि ने तो जो गद्दारियां अपने मुल्क के साथ जो की चुकी हैं, ये बीजेपी इन सारे गद्दारों को की जो रक्षा कर रही है, ये इसकी गद्दारी है, जो कि मुल्क जो है हमारा प्यारा मुल्क भारतवर्ष जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रश्न यही है। तो इसके आगे जो है तो कहा जा रहा था कि सन 47 के पहले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से काफी कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी थे, जैसे सैफुद्दीन किचलू साहब, हसरत मोहानी साहब, मोहम्मद अली साहब और शौकत अली साहब, और इसी प्रकार और भी होंगे। तो वो बराबर इस जो मोहनदास करमचंद गांधी हुआ या जवाहरलाल नेहरू हुआ, इनकी करतूतों पर जो है वो प्रहार करते थे। और खास करके जब ये मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति से भारत को बांटने का या भारत विभाजन का प्रस्ताव पास करवाया, सैफुद्दीन किचलू साहब ने बहुत जो है उस कांग्रेस को और इस गांधी को भी लताड़ा। तो इतना जो है वो नैतिक साथ होना चाहिए। लेकिन सन 47 के बाद हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से एक भी स्कॉलर, एक भी विद्वान, एक भी जो है वो रिसर्च का एक भी स्टूडेंट, एक भी जो है लेक्चर प्रोफेसर या वाइस चांसलर ने इन गद्दारों को गद्दार के रूप में कहा नहीं। तो इससे भी जो है इस जीएनपीसी और जीएनपीसी के गद्दारों की रक्षा होती रही। दूसरी ओर ये बीजेपी जो है सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध के साथ जो है हमेशा जो है, चाहे वो इनके जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे। वो नेहरू के मंत्रिमंडल में जो है वो नेहरू के मंत्रिमंडल के ये सदस्य थे। और फिर जो है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो साजिशन हत्या करवाई गई और उनके शव को कितने अपमानजनक ढंग से उनके शव को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में जो वो फेंकवाया गया।
यही अटल बिहारी वाजपेयी की घिघी बंद हो गई कि कम से कम जो है उनकी मृत्यु की, और इस तरह से अपमानजनक ढंग से जो उनके शव को फेंकवा गया, इसके जांच की मांग तो करते, मांग भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी को बचाना है, इंदिरा गांधी जो है बेनकाब न हो जाए। ये अपने नेता को मरने दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इतने कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श बहुत ऊंचे थे, और उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है, उन्हीं का अवधारणा है अंत्योदय। तो उनको जो साजिशन इसी गद्दार इंदिरा गांधी ने मरवाया भी, और जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में अपमानजनक ढंग से फेंकवाई भी। उसकी जांच की मांग भी ये अटल बिहारी वाजपेयी महोदय कर नहीं सके, और क्यों कि वो इंदिरा गांधी जो है वो बेनकाब ना हो जाए, इसके और उसको बचाने के लिए। तो ये जब फितरत है जो है वो बीजेपी वालों की। और जब यही वाजपेयी जब ये प्रधानमंत्री था, जब प्रधानमंत्री था, मतलब कि जो मैंने 1998 से लेकर के जो है 2004 तक जो है, तो ये गद्दार राहुल गांधी वो माने नशीली दवाओं की तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग में जो है बोस्टन शहर है अमेरिका का, उसमें ये पकड़ा गया था। और इसी ने जो है इसी अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसने जो है इंदिरा गांधी को बचाने के लिए अपने ही नेता के साजिशन मारे जाने की जांच की मांग नहीं की, वही अटल बिहारी वाजपेयी वो राहुल गांधी जो कि बोस्टन शहर अमेरिका में जो है नशीली दवाओं की तस्करी या ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा गया था, वही अटल बिहारी वाजपेयी अपनी प्रधानमंत्री क्षमता में उसको छुड़वाया। तो हमेशा से इसे बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि देश के इन और इस समय मोदी जी जो है बिल्कुल सरेआम खुलेआम जो है गद्दार राहुल गांधी को, गद्दार सोनिया गांधी को, गद्दार प्रियंका गांधी को हर सुविधा दे रहे हैं देश के खिलाफ गद्दारी करने का। ये मोदी महोदय यही चीज जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय आवाम बिल्कुल गौर से और बड़ी गंभीरता से समझे। ये मोदी महोदय हर चीज का तमगा लूटते हैं। तमगा लूटने में हमारे जो अमर शहीद हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनका हर वक्त जो है इन्होंने वो अपमान किया है। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सिर्फ उनका एक छोटी सी मूर्ति जो है होलोग्राम के रूप में वहां जो है कहां पर लगा है, जहां पर जी जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। इन गद्दारों ये रखवाए थे जब नेहरू और इंदिरा वगैरह जो है। और जब काफी हो हल्ला हुआ तो वहां से जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटी और वहीं पर जो है इन्होंने वो मूर्ति लगवा दी हमारे माने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये हर वक्त जो है वो अपमानित भी करते हैं और तमगा भी लूटते हैं। ये मोदी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारा जो है वास्तविक आजादी का दिवस जो है 21 अक्टूबर है, ये भी बताते हैं। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है आजाद भारत के सुभाष चंद्र बोस ही हैं। लेकिन फिर भी जो है इन जेएनपीसी के द्वारा ये एक झूठा और बिल्कुल छद्म जो है आजादी छद्म नहीं बल्कि त्रासदी वाला, देश को बांटने वाला, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाने वाला, 3 करोड़ से ऊपर यानी 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर को उजाड़ने वाला 15 अगस्त को ही जो है ये मनाते हैं।
सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि भाई सिर्फ मुंह से कभी बोला होगा पता नहीं, बार बार तो नहीं बोलते होंगे, मुंह से बोला कि हमारे जो हमारी वास्तविक आज़ादी का दिवस जो है वो 21 अक्टूबर है, लेकिन 21 अक्टूबर को लागू नहीं करेंगे, पाखंड करेंगे, हमेशा बचाएंगे जेएनपीसी को, जेएनपीसी के गद्दारों को, और जो है हमारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस पर पाखंड करेंगे। तो जबकि देश को जरूरत है कि जब 15 अगस्त जो है एक हमारे जो है वो त्रासदी का दिवस है, देश को बंटने का दिवस है, और जो है 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान लेने वाला दिवस है। 3 करोड़ से ऊपर अपने भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने का दिवस है। और इस तबाही के मंजर पर गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सत्ता हथियाने के हवस को पूरा करने का दिवस है। और जब सत्ता उसने हथिया लिया था ना, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू तो बोला था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी माने सौभाग्य के साथ आमना सामना, साक्षात्कार या सौभाग्य से मिलन। तो भाई उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का तो भाग्य ही खुल गया, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो, जिसके पक्ष में वो भारत के लोग ना हो, सिर्फ उसके पक्ष में जो अपने दुश्मन ब्रिटेन वाले और ब्रिटेन का प्रतिनिधि जो है माउंटबेटन और जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जी, तो यही थे उसके पक्ष में। वो ब्रिटेन था यानी इंग्लैंड, और जो है उसका प्रतिनिधि माउंटबेटन और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसके अलावा वो भारत में कोई था ही नहीं। और वो गद्दार शख्स जो है जब सत्ता पाएगा, भारत की सत्ता पाएगा, तो जाहिर सी बात बोलेगा ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, सौभाग्य उसका खुल गया, सौभाग्य से उसका साक्षात्कार हो गया, मिलन हो गया, सामना हो गया। लेकिन भारत के लिए क्या हुआ? भारत के लिए तो तबाही और जो है और बर्बादी, और वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का विश्वासघात जो कि बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरे लाश पर बनेगा, लाश पर बनेगा, और उसी ने जो पाकिस्तान को बनवाया, और उसी ने जो है देश बांटने का प्रस्ताव भी वो पास करवाया। तो ऐसे त्रासदी वाला और दिवस को तो कोई भी राष्ट्रभक्त होता तो निश्चित है उसको तुरंत उसको खारिज करके 21 अक्टूबर को अपने आज़ादी का दिवस जो है वो मनाता। तो मोदी महोदय ने बोल तो दिया, लेकिन इसको लागू नहीं करेंगे। यही पाखंड है, और यही पाखंड है वो देश के साथ धोखा। तो हमेशा ये बीजेपी वाले, मोदी महोदय देश के साथ छल कपट ही करते हैं। राष्ट्रवाद भी उनका छलपूर्ण है, कपटपूर्ण है, यह देश के लोग जाने। और खास करके जो ये बीजेपी का एक तबका जो कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी तत्व हैं। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वो कट्टरवादी तत्व जो है, जो कि बीजेपी और आरएसएस के सदस्य या उनसे संबंधित हैं, वो एक तरह की और साजिश पर चल रहे हैं। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से सुने। जब से ये भारतीय अवाम ताकत दल या अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने ये यानी इस तथ्य को रख रहा है कि जीएनपीसी भी और जीएनपीसी के
और जीएनपीसी मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी के अलावा जो जीएनपीसी का जो ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ये राजीव गांधी और राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका इत्यादि, यह देश के गद्दार हैं। ये यानी इस तरह से ये तथ्य रख रहा है और इनको बहुत अच्छी तरह से बेनकाब कर रहा है। हमारी आवाम भी धीरे धीरे इससे अवगत हो रही है। तो उनको बचाने के लिए, इन गद्दारों को बचाने के लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादी और हम तो कहेंगे कि बल्कि वो देश विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं, ऐसे तत्व जो कि संबंध रखते होंगे बीजेपी से, जो कि संबंध रखते होंगे आरएसएस से, वो एक साजिश चल रहे हैं कि ये जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि जो है ये लोग मुसलमान हैं। तमाम कहां से लाते हैं कि उनके पिता वो थे, मुसलमान थे, फलाने थे, और इस तरह का पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर इसको यानी वायरल कर रहे हैं, खूब फैला रहे हैं। मतलब कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो गद्दार इसलिए हैं क्योंकि वो मुसलमान है। यानी भारतीय जनता दल का राय नहीं भाई, ये देश के खिलाफ घोर गद्दार है। तो ये जो है ये गद्दार किस्म के जो कट्टरवादी तत्व हैं आरएसएस बीजेपी के, जो कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व हैं और कट्टरवादी का देशद्रोही तत्व हैं। ये माने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर के, राजीव से लेकर के, राहुल से लेकर के सबको जो है ये साबित करने पर लगे हुए हैं, तुले हुए हैं कि मुसलमान है। मतलब कि ये देश के सामने जब देख रहे हैं कि भाई कि ये जिस समय पूरा देश जान जाएगा तो इन सभी को गद्दारी ही मानेगा। तो उसके पहले ये इस तरह की साजिश और चाल चल रहे हैं कि यदि देश इनको गद्दार भी माना, वो यानी मानना शुरू कर दे या माने है, तो इसलिए माना है कि भाई ये चूंकि मुसलमान है। जिसकी इतनी गंदी भावना हो कि गद्दारों को भी जो है वो मुसलमान साबित करके, मतलब कि चूंकि मुसलमान है, और ये कहते भी रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल को दिक्कत इसी बात की है कि वो बता रहा था कि भाई देश के गद्दार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि हैं। ये पूरे समाज में फैला रहे थे कि भाई ये गद्दार नहीं है, बल्कि देश में गद्दारी जो है वो करते हैं मुसलमान। और जब भारतीय अवाम ताकत दल जो है, जो देश के असल वो गद्दारों को बेनकाब कर रहा है, तब फिर अब इस साजिश में लग गए हैं कि गद्दार तो हैं, लेकिन इसलिए गद्दार हैं कि वो मुसलमान है। जिसकी इतनी गंदी भावना है, उसका आदमी कहता है कि सबका साथ सबका विश्वास। यह समझिए कैसे विश्वास होगा कि देश के गद्दारों को बचाना और इस तरह से बचाना। पहले तो माने ये प्रसारित करना और अपने एजेंडों से, कौन एजेंट? गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आजकल जो है बहुत लोगों से इंटरव्यू लेता, फलाने लेता अपने पाप को धुलने के लिए, लेकिन वो गद्दार है। इस देश का गद्दार इसलिए है कि जैसा कि भारतीय जनता दल ने पहले भी कहा और मैंने पहले कहा, यदि उसकी ठीक से जांच की जाए कि उसको पैसे कहां से आ रहे हैं, उसको फंडिंग कहां से आ रही है, तो निश्चित है कि जो है वो चीन से फंडिंग वो आती होगी। और चीन से फंडिंग मतलब यह है कि अपने देश को कमजोर करना, और कमजोर करने का सबसे पोटेंट वीपन है,
सबसे खतरनाक जो है वो अस्त्र है नफरत वो फैलाना। तो ये गद्दार जो है वो पुष्पन कुलश्रेष्ठ जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों पर आक्रमण करके नफरत फैलाता है और नफरत के द्वारा अपने भारतीय समाज को वो कमजोर करता है, अपने देश को कमजोर करता है। तो अपने भारतीय समाज को कमजोर करना, अपने देश को कमजोर करना, ये एजेंडा चीन का है। ये एजेंडा जो है जेएनपीसी का है, गांधी नेहरू परिवार चाइना चौकड़ी काकस और वामपंथियों का है। उसके वो एजेंडे को ये चलाता है गद्दार पुष्पन कुलश्रेष्ठ। और ऐसी ही गद्दारी जो है वो जो अपराधी है दीपक त्यागी, जिसने कि चोंगा पहन करके भेष बदल करके जो है वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया है। इसी और इसी ये प्रकार के। तो अब जो है जब ये नहीं रोक पा रहे हैं और आवाम जो धीरे धीरे समझ रही है कि ये समझ रही कि गद्दार यही असल है, तो फिर उनको बचाने के लिए फिर ये सब इस तरह से साबित कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं उसको और उसको वायरल करवा रहे हैं कि ये जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार राजीव गांधी, गद्दार जो है ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी इत्यादि जो है गद्दार इसलिए हैं जो कि मुसलमान है। तो हमारी जो है आदरणीय हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी, आदरणीय हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, दोनों तबके से मेरी गुजारिश है कि ऐसे इस तरह के पोस्टों को बिल्कुल वो खारिज करिए। इससे जो है वो इससे प्रभावित मत होइए और इसको हर तरह से कुचलने की, डिस्करेज करने का काम करिए। बड़े खतरनाक है, धीरे धीरे बजट। और वही पार्टी आपकी बीजेपी है। ये कहते हैं कि योगी आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, योगी महोदय आएंगे, मोदी महोदय आएंगे, तो ये विकास अब छोड़ दीजिए। कितना खतरनाक खेल जो है हमारे भारतीय समाज के खिलाफ ये खेल रहे हैं, हमारे यानी भारतीय भाई बहनों के खिलाफ खेल रहे हैं। जिस भारतीय भाई बहन का अधिकांश तबका वो विकास की ओर नहीं, बल्कि इसके लिए वो लालायित है कि हमको शांति दो, हमको सम्मान दो, हमको सुकून दो, हमको इज्जत दो। ये उसी को तबाह करने जो तबाह करके ये जो है विकास का चकाचौंध दिखा करके जो है उसको दबाना चाहते हैं और छलना चाहते हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।